अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था हमारे इस कंप्यूटर कोर्स का, उस लेक्चर 1 में हमने बेसिक लर्निंग ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर की थी और छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से आपने छोटी छोटी चीज़ों को मेंटेन करना है, कॉपी पेस्ट कैसे करना है, आपने फोल्डर, नोट पैड वगैरह जो इस तरह की बेसिक सिस्टम हैंडलिंग थी वो सारी मैंने आपको बताई थी। मैंने मसलन के बिल्कुल बेसिक और जो एक बिगनिंग चीज़ होती है ना, उस तरह से मैं आपको ये वाले कोर्स को लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने MS एक्सेल यानी कि एक्सेल क्या है, इसको आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है और इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, आपको मैं पूरा एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि आपने इसको किस तरह से स्टार्ट करना है सीखना। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल किस तरह से करना है। सिंपल, आपने गूगल पे आना है, आके लिखना है आपने आई गेट इनटू PC। ये एक वेबसाइट है, इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2013 या 2016 जो है ना, उस वर्जन को आप इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप आएँ 2013 में आपको इसलिए कर रहा हूँ कि ये मसलन कि आप लैपटॉप या अगर आपका लैपटॉप की विंडोज 7 है या पुराना भी है सिस्टम, तो उसमें भी ये ईज़िली चल जाएगा। तो अगर तो आपके पास सिस्टम नया है तो आप 16 डाउनलोड कर लें, अगर नहीं है तो आप 13 को भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इसको गो करें, यहाँ पे आपके पास ही आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 प्रो प्लस माई 2021 फ्री डाउनलोड। अच्छा, ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ये डाउनलोड 64 बिट अगर आपकी विंडोज़ मोस्टली विंडोज़ 64 बिट ही की जाती है तो आपने इस 64 बिट को क्लिक करना है और ये यहाँ पे अब डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पे इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। ये 4.2 GB का है। तो जब ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो इसको आपने एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेनी है WinR के ज़रिए, और उसके बाद आप जब इसको ओपन करेंगे यहाँ पे ये सेटअप आ रहा है। इस सेटअप पे आप डबल क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन आ जाएगी। इसको आपने यहाँ से चेक करके इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये दो बातें आपके पास ये शो करेगा। इंस्टॉल नाउ करना है आपने इसको, ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे आके इसको आप क्लोज़ कर देंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपने जो है वो गेट इनटू PC में जाना है, वहाँ से जाके इसका सेटअप डाउनलोड करना है। वो 4 GB का है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेगा। और वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी इंटरनेट शॉप पे चले जाएं, वहाँ से इसकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की CD ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर डाउनलोड करें 4 GB जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा जो है ना ये सिस्टम है, तो इसको सजेस्ट मैं यही करूँगा कि अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा है तो फिर आप इसको डाउनलोड करके इसी को इंस्टॉल कर लो। अगर आपके पास सिस्टम अच्छा नहीं है तो फिर आप एक CD ले आओ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की और सिंपली उसको जिस तरह से ये है ना, इसी तरह से उसमें सेटअप होएगा। सेटअप को डबल क्लिक करोगे तो ये आपके पास विंडो खुलेगी, इसको कंटिन्यू करना है, इंस्टॉल करना है और ये इस तरह से आपकी इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइज़, ये हमारा जो इंस्टॉलेशन तक का प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसको हमने कैसे ओपन करना है, सेव इसको कैसे करना है, फाइल को सेव एज कैसे करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, उस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको जो फाइल है ना एक्सेल की, उसको ओपन करने के 2-3 तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे स्टार्ट पे आके एक्सेल टाइप करें। आप एक्सेल टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक्सेल आ जाएगा। मेरे सिस्टम में जो एक्सेल का वर्जन इंस्टॉल है वो 2016 इंस्टॉल है और 2016 या 2013 का अब कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जितनी भी इसमें मैं ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ वो सारी 2013 में भी आ रही होंगी। उसमें कोई ऐसा जो है ना वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मसला नहीं होएगा। तो गाइज़, या तो आप यहाँ पे स्टार्ट में आके एक्सेल लिखोगे, यहाँ पे आपके पास एक्सेल आ जाएगा और आपके पास इस तरह से एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आप एक्सेल को इस तरह से ओपन कर सकते हो और यहाँ से आप एक ब्लैंक वर्कबुक ले लोगे और ब्लैंक वर्कबुक जो है ना वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप विंडो R टाइप करें, यहाँ पे आपके पास ये विंडो है और ये आपके पास R है। इसको आप प्रेस करेंगे, इसको आपने अपने
जो आपका कीबोर्ड है उससे प्रेस करना है। यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि ये विंडो का निशान है, ये आर प्रेस करेंगे ना तो आपके पास इस तरह से एक रन की ऑप्शन आ जाएगी, या यहाँ पे आप अगर लिखेंगे EXCEL एक्सेल लिख के इसको ओके करेंगे तो फिर भी ये आपके पास एक्सेल की एक वर्कबुक जो है ना उसको ओपन कर देगा। यहाँ से मैं एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे एक ब्लैक वर्कबुक जो है उसको ओपन कर दूंगा। तो ये दो तरीके हैं, आप इस तरह से जो एक्सेल की वर्कबुक है ना उसको आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी ये देखिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट इसको मैंने ओपन किया, इसको डबल क्लिक करता हूँ तो इस तरह से भी मैं एक वर्कबुक जो है ना, एक एक्सेल की जो वर्कबुक है उसको मैं बना सकता हूँ। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से एक्सेल की जो एक वर्कबुक है उसको आपने किस तरह से ओपन करना है। आइए मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने इस वर्कबुक को, जो वर्कबुक मैंने ओपन की है, इसको आपने सेव कैसे करना है, और सेव क्या होता है और सेव एज क्या होता है, वो दोनों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये बुक का नाम आ रहा है, इसका वर्कबुक का नाम आ रहा है बुक 1, यानी कि ये अभी फाइल सेव नहीं है। तो इसको सेव करने का तरीका है, या तो मैं अपने लैपटॉप से Ctrl+S प्रेस करूँगा। अगर मैं Ctrl+S प्रेस करता हूँ और यहाँ से ब्राउज़ करके यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप पे करके यहाँ पे मैं इसका नाम लिखूँगा, मैं कह देता हूँ क्लास 9 ट्रेनिंग। इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब ये देखें, इसको मैं बंद करता हूँ, यहाँ पे ये देखें ये डेस्कटॉप पे मेरे पास एक एक्सेल की फाइल आ रही है जिसका नाम है क्लास 9 ट्रेनिंग। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये तो मेरा हो गया सेव। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेव एज क्या होता है। अब फर्ज करें कि यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने आने के बाद ये 3-4 बातें लिख दी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ये सेव था जो हमने इससे पहले किया। अब इसमें एक ऑप्शन है सेव एज की। अगर मैं सेव एज को क्लिक करता हूँ, यहाँ से ब्राउज़ करता हूँ, ब्राउज़ करने के बाद डेस्कटॉप, और यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ 2। इसको मैंने सेव किया और इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया फाइल को। अब ये देखें यहाँ पे 2 फाइलें बन गई हैं, एक ये क्लास 9 ट्रेनिंग वाली फाइल, ये देखें ये फाइल खाली है, ये फाइल खाली है। एक फाइल जो मैंने सेव एज की थी, यानी कि जिसमें मैंने चीज़ें टाइप की थी और मैंने उसको सेव एज कर दिया था, उसमें देखें उसमें वो सारा टेक्स्ट आ रहा होगा जो टेक्स्ट मैंने लिखा था। तो ये थोड़ा सा फ़र्क मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया होना है कि सेव में और सेव एज में क्या फ़र्क है। अच्छा, बेसिक बातें तो हमने कर ली, हमने ये भी देख लिया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हमने इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल करने के बाद फाइल को कैसे ओपन करना है, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब फाइल हमारे पास सेव भी हो गई और सेव होने के बाद ओपन भी हो गई है। अब हम इसका जो बेसिक सा इंट्रोडक्शन है वो लेते हैं, जिसमें कि हमने ये जो पैनल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस पैनल की हम बात करते हैं। तो इस पैनल के अंदर देखें, इस पैनल में सबसे ऊपर आपको टैब्स नज़र आ रहे हैं। ये एक होम का टैब है, एक इंसर्ट का टैब है, एक पेज लेआउट का टैब है, एक फार्मूलाज का टैब है, एक डाटा का टैब है। इस तरह ये सारे आपको यहाँ पे टैब नज़र आ रहे हैं, और हर टैब के अंदर जो है वो एक अंदर ऑप्शंस है, और हर टैब को देखें उसने एक एक, जैसे ये वाला जो टैब है इसके अंदर ये एक क्लिपबोर्ड एक सेक्शन है, फ़ॉन्ट का एक सेक्शन है, अलाइनमेंट का एक और सेक्शन है, नंबर का एक और सेक्शन है, उसके बाद स्टाइल का एक सेक्शन है, सेल्स का एक सेक्शन है, एडिटिंग का एक सेक्शन है। यानी कि इसको देख के समझ ये आती है कि यहाँ पे सबसे ऊपर एक टैब बार है और टैब बार के अंदर सेक्शन बने हुए हैं। अब देखें ये यहाँ पे सेक्शन बनाने का मकसद ये था कि इसमें तो ऑप्शंस बहुत सारी हैं, अब ये इतना बड़ा तो यहाँ पे पैनल बना नहीं सकते, इसलिए इन्होंने देखें टैब के अंदर एक सेक्शन बनाया, और इस सेक्शन के अलावा इसकी जो बाकी चीज़ें बची वो यहाँ पे देखेंगे एक तीर का निशान आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे, बाकी चीज़ें उन्होंने इस तीर के अंदर रख दी हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, इस तरह से देखें ये इसकी मज़ीद जो चीज़ें हैं ना फ़ॉन्ट्स की, वो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर है। अब ये सारी चीज़ों को यहाँ पे शो नहीं करवा सकते, तो इस वजह से अब देखो ये जो आपको अलाइनमेंट नज़र आ रहा है इसका भी बाकी चीज़ें यहाँ पे हैं, अगर ये नंबर है बाकी चीज़ें भी यहाँ पे हैं, उसकी मेंशन किया हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने आपको जो टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं ना उनके बारे में बता दिया कि हर टैब के अंदर सेक्शंस हैं, और सेक्शंस की जो बाकी चीज़ें हैं वो इन जो मज़ीद आगे हैं वो इस तीर के अंदर हैं। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम बारी बारी एक एक सेक्शन है ना उसको देखना शुरू करते हैं। यहाँ मैं आपको ये करता हूँ कि हम जो मेरे माइंड में था वो मेरे माइंड में ये चीज़ थी, और मैंने वर्किंग भी इसी तरह से की हुई है कि हम छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे और उनके ऊपर फिर इन टैब्स के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो हम साथ साथ सीखते जाएंगे, बजाय कि मैं यहाँ पे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ।
तो यहाँ पे उसके बाद हम ये 2-3 बातें हैं वो करते हैं, उसके बाद फिर हम ये चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहली जो चीज़ आ रही है वो आ रही है कि सेल क्या होता है। अब आपको ये जो वर्कबुक नज़र आ रही है ना, इसमें जैसे मैंने ये क्लिक किया, ये भी एक सेल है। ये जितने आपको इसमें बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये सारे सेल्स हैं इसके अंदर। यानी कि ये जो आपको स्प्रेड शीट नज़र आ रही है, ये जो आपको एक शीट नज़र आ रही है, ये दरअसल कलेक्शन ऑफ बॉक्सेस कह सकते हैं या कलेक्शन ऑफ सेल्स कह सकते हैं कि जितने भी सेल्स हैं वो मिलके जो है वो एक स्प्रेडशीट बना रहे हैं, एक शीट बना रहे हैं। आप शीट कह लें, स्प्रेडशीट वगैरह शीट कह लें, वो शीट बना रहे हैं। सेल के बाद हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब ये आपको देखो ये सेल आपको हाईलाइटेड नज़र आ रहा है, इसका एक एड्रेस है। एड्रेस मुझे कैसा पता चलेगा? एड्रेस मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे देखें, ये कॉलम का नाम है डी और यहाँ पे इसकी जो रो है वो है 3। तो इसका जो सेल एड्रेस है वो है डी और 3। अच्छा, सेल से पहले हम बात कर लेते हैं कॉलम्स की और रोज की। यहाँ पे आपको ये एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, ये सारे कॉलम हैं, ये सारे कॉलम हैं। और ये वाली सब रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी रोज हैं। रोज को उसने किससे मेंशन किया हुआ है? 1 से। और ये सारे कॉलम्स हैं, जो कॉलम्स हैं उनको उसने लिखा हुआ है ABCDE। तो हमें पता चल गया कि रोज कौन सी और कॉलम कौन से हैं। और इसके अंदर ये जो एक एक बॉक्स है ये सेल है। अब जो हर सेल है उस सेल का एक एड्रेस है। मिसाल के तौर पे ये जो मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है ना, ये जो आपको हाईलाइट नज़र आ रहा है, इसका अगर मैंने सेल एड्रेस पढ़ना है तो कैसे पढ़ूंगा? इसका सेल एड्रेस होगा D4। इसका जो सेल एड्रेस है वो D4 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसका सेल एड्रेस क्या होगा? इसका सेल एड्रेस है H8। अब आपने यहाँ पे नहीं देखना, और मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ से ढूंढो, इसको आप क्या पढ़ोगे? पढ़ो F, और ये क्या बनेगा? ये F11, ये F11। इस तरह से आपको मेरा ख्याल है कॉलम्स की भी समझ आ गई होनी है, रोज की भी समझ आ गई होनी है। ये सारे सेल्स हैं, हर एक सेल का एक सेल एड्रेस है। ये और ये इसका सेल एड्रेस क्या होगा? E5, ये इसका सेल एड्रेस होगा। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है E5, ये इसका सेल एड्रेस है। अब सेल एड्रेस के बाद एक चीज़ आगे लिखी हुई है रेंज, कि रेंज क्या होती है। तो आए रेंज को भी देख लेते हैं। अगर मैं कोई से 2 सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, अब ये एक सेल नहीं है, 2 सेल हैं, तो अगर मैं एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्शन करूँगा ना, वो मेरी रेंज बन जाएगी। अगर मैं यहाँ से लेके ये सिलेक्शन करता हूँ तो ये अब मेरी रेंज बन गई है। अब इस रेंज को लिखने का तरीका क्या है? इसको मैं किस तरह से लिखूँगा रेंज को? इसको रेंज को लिखने का तरीका ये है, इसका जो पहला सेल है ना उसका एड्रेस D3, तो इसको मैं लिख दूंगा, यहाँ पे आ जाए D3। अच्छा, यहाँ पे था मैं, यहाँ। और जो इसका आखिरी सेल होगा ये वाला E4, तो ये इस तरह से मैं इसकी रेंज लिखूंगा। अगर मैं इसका करता हूँ, ये करता हूँ, तो इसकी रेंज क्या होएगी? इसकी रेंज होएगी C2 F9। ये मैंने आपको बता दिया। अब आपके लिए जो एक असाइनमेंट है वो ये है कि ये जो भी रेंज बनती है ना, इस रेंज को मालूम करें, इसको देखें या क्या बनती है, और इसका जो आंसर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आपने लिखना है कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी थी उसकी रेंज ये बनती है। अब मैंने आपको इससे पहले 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, उसकी बेस पे इसकी रेंज बनाए माइंड में और उसको जाके कमेंट सेक्शन में लिख दें, ताकि मुझे भी पता चलिए कि आप लोगों को समझ आ रही है, आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे हो। तो कॉलम हमने पढ़ लिया, ये कॉलम्स हैं, ये रोज़ हैं, ये एक सेल है, हर एक सेल का E3, हर एक सेल का एक एड्रेस है और एक रेंज होती है। रेंज को लिखने का तरीका क्या होता है कि उसके अंदर जो पहला सेल आ रहा होता है, जो आखिरी सेल आ रहा होता है, उसको हम कॉलम्स के साथ लिखते हैं, तो ये हमारी रेंज बन जाती है। अच्छा, अभी आपने ना मेरे मुंह से 2 लफ्ज़ सुने होने हैं, कभी मैं कह रहा हूँ वर्कबुक, कभी मैं कह रहा हूँ शीट, वर्कबुक शीट, वर्कबुक शीट। तो वर्कबुक और शीट में फ़र्क क्या है? आखिर क्या फ़र्क है दोनों में, जो मैं कभी वर्कबुक कह रहा हूँ, कभी शीट कह रहा हूँ? तो ये जो कंप्लीट फाइल है ना, ये जो कंप्लीट फाइल है,
इसको हम कहते हैं वर्कबुक। और इसके अंदर ये जो एक ये बेसिक एडिटिंग, बेसिक फॉर्मूलाज, चैप्टर 1 एग्जाम्पल, ये जो इसके अंदर आपको नज़र आ रही हैं ये शीट्स हैं। तो ये वर्कबुक और शीट के अंदर डिफरेंस है। अच्छा, अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं काफ़ी सारी, जिसमें शॉर्ट कीज़ हैं, छोटी छोटी शॉर्ट कीज़ हैं। कॉलम को कैसे डिलीट करना है, रो को कैसे डिलीट करना है, कंट्रोल जी क्या होता है, रीडू अनडू, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये वाली चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब फर्ज करें कि मैंने ये जो सिटी है, इस सिटी से पीछे एक कॉलम ऐड करना है। तो मैंने इस सिटी पे आना है, यहाँ पे आकर राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करने के बाद माउस की एक लेफ्ट क्लिक होती है, एक राइट क्लिक होती है। तो माउस की जो राइट क्लिक है ना, जिसके साथ अगर मैं ये वाली क्लिक करता हूँ ना, अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ इसको सिलेक्शन करेगा, मतलब किस तरह से किया तो ये सिलेक्शन करेगा। अगर मैं राइट क्लिक को क्लिक करूँगा तो वो मुझे ऑप्शंस देगा। तो जो ऑप्शन वाली क्लिक है वो आप अगर करेंगे तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक आ रहा है इंसर्ट। इसको मैं अगर करूँगा तो इसने एक कॉलम इंसर्ट कर दिया है। अगर मैं इसके ऊपर करूँगा तो ये इस साइड पे कॉलम इंसर्ट करेगा। अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो ये जो मैंने एक टास्क किया है ना, ये ख़त्म हो जाएगा कंट्रोल जी करने से। अगर मैं इस टास्क को वापस लाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा। कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा तो जो मैंने ख़त्म किया था वो आ जाएगा। मैं फिर से कंट्रोल जी करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये सिटी के आगे वाली साइड पे मुझे एक कॉलम चाहिए। तो अगर मुझे सिटी के आगे वाली साइड पे एक कॉलम चाहिए तो फिर मैं सेल पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पे आ गया इंसर्ट। ये इंसर्ट कर दूंगा तो ये इसने एक कॉलम इंसर्ट कर दिया है। कंट्रोल जी करूँगा, वापस चला जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो सिटी वाला कॉलम है ये डिलीट हो जाए तो इसको मैं डिलीट कैसे करूँगा, ये राइट क्लिक करूँगा। मैं राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रही है ऑप्शन ये डिलीट की, इसको मैंने डिलीट प्रेस किया तो ये उसको डिलीट कर देगा। कंट्रोल जी करूँगा तो वापस आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो कॉलम है डी, ये वाला जो डी वाला कॉलम है, इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है हाइड की, तो ये इस तरह से मेरे पास हाइड हो जाएगा। अगर मैंने इसको अनहाइड करना है तो जो जहाँ पे मेरी चीज़ें हाइड है ना, या तो मैं यहाँ पे आऊँगा। अब देखें यहाँ पे अगर है तो माउस की शक्ल देखें, अगर ये यहाँ पे आएगा तो माउस की जो चेहरा है वो चेंज, उसका जो फेस है चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे लाके इसको डबल क्लिक करूँगा ना तो ये मेरे पास फिर भी हाइड जो है ना वो अनहाइड हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो मैं इनकी सिलेक्शन करके ना यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन करके राइट क्लिक करके इसको अगर अनहाइड करूँगा तो ये यहाँ पे अनहाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा कॉलम है इसकी हाइट मैंने इसकी जो विड्थ है ना उसको मैंने ज़्यादा करना है, तो मैं यहाँ पे इनकी मैंने सिलेक्शन किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे कह रहा है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ पे करने के बाद अगर मैं इसको 10 करता हूँ तो इन दोनों की जो विड्थ हुई है ना उसने सेम कर दी है, उसने चौड़ाई इन दोनों की सेम कर दी है। मैंने कहा इसकी जो कॉलम विड्थ है वो मुझे चाहिए 16, तो ये उसकी कॉलम विड्थ को यानी कि आप इस तरह से यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने अनहाइड भी देख लिया, हाइड भी देख लिया, कॉलम विड्थ भी देख लिया। फॉर्मेट सेल को हम बाद में देखेंगे, डिलीट, इंसर्ट। उसके बाद हम देख लेते हैं जी कॉपी पेस्ट। हम देख लेते हैं कि अगर मैंने एक कॉलम को यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैंने किया कॉपी, कंट्रोल सी। जैसे हमने जो लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉपी की जो शॉर्ट की होती है वह कंट्रोल सी होती है, और अगर मैंने कट करना है तो कट की जो शॉर्ट की है वह कंट्रोल एक्स होती है। तो यहाँ पे भी यही सेम जो कीज़ है ना वही है। अगर मैं कंट्रोल सी करता हूँ कॉपी, या राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे मेरे पास कॉपी की ऑप्शन, ये कॉपी की ऑप्शन आ रही है, इसको मैं कॉपी किया, F पे क्लिक किया, राइट क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ। अच्छा, ये पेस्ट में आगे और भी ऑप्शन हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, वो मैं आपको बाद में थोड़ी देर बाद बताऊँगा। तो इसको मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पे, अच्छा ये मैंने कॉपी किया है। अच्छा, पेस्ट की ऑप्शन जो है ना वो उसके अंदर ही है, तो मैंने इसको पेस्ट किया। इसको बस आप सिंपल इसमें अभी आप इसको ना देखो, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, सिर्फ आप इसको ओके कर दो। तो जो ये कॉलम है ना इसको आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ से लेके इधर जाऊँ तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाए और वहाँ पे चला जाए, तो उसकी क्या ऑप्शन है वो मैंने फिर यहाँ पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैंने इसको किया कट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको मैंने कर दिया पेस्ट। तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया है और ये यहाँ पे चला गया।
इनकी शॉर्ट कीज़ भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्लिक किया, कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे आया कंट्रोल वी किया, वहाँ से ख़त्म। कॉपी किया, कंट्रोल सी, अब मैंने कट नहीं किया, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, यहाँ पे आया कंट्रोल वी किया, यहाँ पे भी रहेगा, वहाँ पे भी रहेगा। तो ये छोटी सी शॉर्ट कीज़ हैं, इन्हीं कीज़ को आप सेम रोज़ में भी रिपीट कर सकते हो। मगर यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं हाइड कर सकता हूँ। इसको अगर मैंने अनहाइड करना है, इसकी सिलेक्शन करूँगा, सिलेक्शन करने के बाद इसको अनहाइड कर दूँगा। यहाँ से किसी रो को डिलीट करना है तो उसको डिलीट कर सकता हूँ, कंट्रोल जी कर दिया। अगर किसी रो को कॉपी पेस्ट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं कहता हूँ कि यहाँ पे भी ये पेस्ट हो जाए, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगी। कॉपी करें, कॉपी करने के बाद ये पेस्ट, इसको ओके कर दें, अरे यहाँ पे पेस्ट हो गई, यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई। इसको मैं ख़त्म कर दूँगा, राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कॉपी पेस्ट किस तरह से आपने कॉलम्स के साथ, ये इन चीज़ों के साथ आपने किस तरह से प्ले करना है। अब हम थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ेंगे और जो यहाँ पे चीज़ें हैं उनको सीखना शुरू करेंगे। इसमें आपको ये सेकंड वाली एक चीज़ नज़र आ रही होनी है, ये वाली शीट, एक शीट ये है, एक शीट इसमें है। इसमें देखें यहाँ पे मैंने कुछ डाटा बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने नेम्स लिखे हुए हैं, ये कुछ लोग हैं, लोगों के नाम हैं A B C D। ए से अब्दुल्ला कह दें, बी से जो भी कहना है, बशीर कह दें, ये लोगों के नाम हैं, ये लोगों के शहर हैं और ये उनकी सेल है। कि ये जो ए नाम का आदमी है ना, ये लाहौर में है, इसने आज 79 कार्टन्स की सेल की है। ये बंदा बी, ये भी लाहौर का है, इसने 87 कार्टन्स की सेल की है। अब मैं इसके ऊपर ना इसकी एडिटिंग करूँगा, इसको खूबसूरत बनाऊँगा और ख़ूबसूरत बनाने के बाद इसमें हम ये वाली जो चीज़ें हैं वो जब इस्तेमाल होंगी तो आपको उनकी भी साथ साथ ही समझ आ जाएगी। तो आए इसको थोड़ा सा खूबसूरत करते हैं, यानी कि हम इसमें जो बेसिक एडिटिंग है जिसमें फ़ॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर और फॉर्मेट ऑफ डिजिट, ये जो डिजिट है इनको हमने अगर करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे। ये मैं ना इनके साथ सबकी अमाउंट्स जो है ना वो बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी। तो इनकी थोड़ी सी मैंने अमाउंट्स बढ़ा दी हैं। तो आए इसको शुरू करते हैं जो मैंने बातें आपको बताई हैं। अच्छा, सबसे पहले देखिए ये हमारे पास हेडर है, तो जो हेडर है वो बोल्ड भी होना चाहिए, उसका कलर भी कुछ डिफरेंट होना चाहिए और वो थोड़ा सा अलग लगे ना, कि पता चले कि यार ये हेडिंग है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारी हेडिंग आ रही है ना, इसकी कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये नेम पे क्लिक किया, शिफ्ट को दबाया और शिफ्ट को दबाने के बाद इसको राइट साइड पे पुल कर दिया है। यानी कि इसका जो तरीका है ना वो ये है कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट को दबा देना है, आपने शिफ्ट को नहीं छोड़ना। ऐसे किया, ये मैं दोबारा फिर, यानी कि इसमें मैं 2 दफ़ा शिफ्ट को दबा रहा हूँ इसलिए कि वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप जब कीबोर्ड से दबाओगे तो आपने शिफ्ट को दबा के रखना है। और ये वाली जो एरो आ रही है ना, इसको आपने तो 2 दफ़ा प्रेस करना है। जब आप इसको 2 दफ़ा प्रेस करोगे तो ये आपकी इस तरफ सिलेक्शन कर देगा, यानी कि ये कीबोर्ड से आपने इसको इस तरह से यूज़ करना है। तो इसको आपने ऐसे, आपने इसकी सिलेक्शन की। उसके बाद ये आप होम टैब में आओगे, होम टैब के अंदर ना ये फ़ॉन्ट आ रहा है, कि ये फ़ॉन्ट का मतलब क्या होता है, फ़ॉन्ट का मतलब ये जो नेम, सिटी और सेल लिखा आ रहा है ये हमारा फ़ॉन्ट है, इसको ही फ़ॉन्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट की है ना वो हम करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले है फ़ॉन्ट का स्टाइल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इसने ये हेडिंग दी हुई है कि फ़ॉन्ट जो है ना वो हेडिंग की सूरत में है। इसमें आप कोई भी कर सकते हो जो भी आपको बेहतर लगे, लेकिन ये मैं हेडिंग वाला कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इसको किया, आप इसको बोल्ड कर सकते हो या आप इसको अटैलिक कर सकते हो या आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन मैंने अटैलिक, बोल्ड या अंडरलाइन कुछ नहीं करना। तो इसमें ये वाली ऑप्शन मैंने ये लिए यूज़ की। इसका यहाँ से ना एक साइज़ मैंने ये 12 कर दिया है। यहाँ फिर इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा ये इसका साइज़ बढ़ाता जाएगा। ये देखें ये 20 हो गया। तो इसको मैं सिर्फ, क्योंकि मुझे 12 ही करना है तो मैंने इसको यहाँ से भी 12 कर दिया। आप यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं इसकी, या फिर यहाँ से भी इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसका मैंने साइज़ 12 कर दिया और मैंने इसको बोल्ड कर दिया। अब ये तो हो गया फ़ॉन्ट का कलर। फ़ॉन्ट के कलर के बाद मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए रेड और जो ये इसका फ़ॉन्ट कलर है वो वाइट हो जाए। तो यहाँ पे ये 2 कलर हैं। ये जो पहला कलर है ना ये आपका बैकग्राउंड का कलर है, तो बैकग्राउंड का कलर मैंने कर दिया रेड। ये आपका फ़ॉन्ट का कलर है, फ़ॉन्ट का कलर मैंने कर दिया वाइट। तो उसके बाद मैंने इन दोनों की सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद ये राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ना कॉलम विड्थ पे आया, जो अभी मैंने आपको कॉलम विड्थ सिखाया था, इसको मैंने 10 करके इसका जो कॉलम विड्थ है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। उसके बाद आपने
इस सारे डाटा की सिलेक्शन करनी है। इसकी सिलेक्शन किस तरह करनी है, आपने शिफ्ट दबाना है और इस तरफ जाना है, उसके बाद ये आपने इस तरह आना है। यानी कि इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप आए, शिफ्ट दबाया आपने, इस तरफ आए, शिफ्ट दबा के रखना है। शिफ्ट दबाने के बाद फिर आपने ये डाउन एरो करनी है। जब आप माउस इसको अपने कीबोर्ड से ऐसे डाउन एरो करोगे तो ये सारी सिलेक्शन करा जाएगा। ये देखिए ऐसे, इस तरह से, वहाँ से मैंने आपको करके बता दी। इस तरह से आप इसकी सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पे ये बॉर्डर्स में जाना है। यहाँ पे आप देखें ये बॉटम बॉर्डर है, ये टॉप बॉर्डर है, ये है ऑल बॉर्डर। इसको मैं अगर ऑल बॉर्डर करूँगा तो ये इसके सारे बॉर्डर लगा देगा। इसने इसके सारी बॉर्डरिंग कर दी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इसके बाहर वाली एक आउटलाइन है ना, ये थिन हो, यानी कि मोटी वाली लाइन हो। तो मैं यहाँ पे आया, उसके बाद मैंने ये किया थिक बॉर्डर। ये थिन मैंने कह दिया, ये थिक बॉर्डर मैंने करना है। तो ये इसके जो इर्द गिर्द ना ये थिक बॉर्डर कर देगा। अब ये देखिएगा इसके जो बाहर का बॉर्डर आ रहा है वो थिक आ रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ से इसकी सिलेक्शन की। इतनी सिलेक्शन करने के बाद इसको मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया, इसने यहाँ पे इसके एक थिक बॉर्डर लगा दिया। अगर मैंने ये बॉर्डर्स को ख़त्म करना है तो इसकी सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे जाके अगर मैं इसको करूँगा ना नो बॉर्डर्स, तो ये सारे बॉर्डर्स को ख़त्म कर देगा। ये कंट्रोल Z कर दिया तो बॉर्डर्स मेरे वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से ये बॉर्डर की जो ऑप्शन है ना, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं इसकी बाकी आप करके देखिएगा कि ये अप बॉर्डर, डाउन बॉर्डर और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, इसको आपने किस तरह से करना है। बाकी ये इसमें मज़ीद भी ऑप्शन है, इनसे अब आप पंगे लेते रहिएगा और इनको आप देखते जाइएगा। पंगे लेने से आपको मज़ीद इसमें समझ आएगी। बेसिक सा तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। अब जो आपके डिजिट्स हैं ना, इन डिजिट्स की आपने सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है, ये वाली, ये नंबर के अंदर, यानी कि इसमें मैंने लिखा ना फॉर्मेट ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स का जो आपने फॉर्मेट है वो आपने किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें इसके ना ये 2 डिजिट्स आ जाएंगे, आगे डेसिमल्स आ जाएंगे। अगर मैं इसको इस तरफ करूँगा तो ये इसके डेसिमल्स को ख़त्म कर देगा। अगर मैं इसको इस तरफ करूँगा तो ये इसके डेसिमल्स को ऑन कर देगा। इसको इस तरफ करूँगा, डेसिमल को ख़त्म कर दूँगा, ख़त्म कर देंगे इसको। यानी कि कॉमा स्टाइलिंग करने का ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये क्या करेगा, इससे ना आपको पढ़ने में आसानी होएगी कि ये हर एक 3 हिस्से के बाद एक कोमा लगा देगा। हर 1000, यानी कि इसको 10,500, इसने एक कोमा लगा दिया है कि ये 10 का मतलब 10, ये बाकी 500, यानी कि 10,500। ये कोमा स्टाइलिंग कर देगा। इसका लगाने का मकसद ये है। इन सब की आप यानी कि कर देंगे और इसके जो ये डिजिट्स हैं इनको आप ऑफ कर देंगे। अब आप यहाँ पे मैं आपको इसका ना एक सम करके दूंगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये हमारी सेल आ गई है। ए की सेल ये है, बी की सेल ये है, सी की सेल ये है, सब की सेल ये है। अब यहाँ पे मैं इनका कर रहा हूँ टोटल। टोटल का सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ जिसको हम सम कहते हैं, कि सम का फॉर्मूला। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लगाना इज इक्वल टू। इज इक्वल टू के बाद मैं लिखना सम। सम लिखने के बाद मैंने शिफ्ट को प्रेस करना है। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद जो छोटी ब्रैकेट शुरू है उसको मैंने स्टार्ट करना है। यहां से आपने इज इक्वल टू सम, शिफ्ट दबा के ये छोटी ब्रैकेट इस तरह से शुरू हो जाएगी। आई होप कि आपको पता चल जाएगा। अब पता चल गया होगा कि मैं कौन कौन से बटन यूज़ कर रहा हूँ इससे अपने। इसके बाद आपने इन सब की सिलेक्शन कर देनी है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देनी है। देखिए उसी तरह से शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट की थी, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं इसको एंटर कर दूंगा। ये मेरे पास टोटल आ गया कि इन जो सब का सब आ रहा है ना, वो ये 16,954 आ रहा है। अब ये फार्मूला तो मैं भी आपको इस शीट में फार्मूलाज को सिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने फार्मूलाज इसलिए लगाए कि मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। अब देखिए जो आपकी एक्सेल शीट है इसमें तीन तरह का डाटा आपको नजर आएगा। पहला डाटा आपका टेक्स्ट है, दूसरा डाटा आपका डिजिट्स हैं और तीसरा डाटा आपका इसमें फॉर्मूला होगा। ये 3 चीज़ें ही आपको इसमें नजर आएंगी। इस 3 चीज़ों के अलावा कोई चौथी चीज़ आपको नजर नहीं आएगी। ये देखें, ये टेक्स्ट आपका, ये जो फॉन्ट, ये जो इंग्लिश लिखी हुई है ABC, लाहौर, FSD, ये सारा कुछ आपका क्या है, ये सब कुछ आपका फॉन्ट है। डिजिट्स कौन से हैं? डिजिट्स ये जितने आपको नंबर नज़र आ रहे हैं गिनती वाले, ये सब आपके डिजिट्स हैं। और जो आपको इसमें तीसरी चीज़ मिलेगी ना, वो फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला है वो हमेशा इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होएगा।
इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया तो ये फॉर्मूला इज इक्वल टू के साइन से शुरू हुआ, यानी कि आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी कोई फॉर्मूला लगेगा वो इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होनी है कि इसमें जब भी आप शीट में आओगे ना तो शीट में आपके पास ये 2-3 बातें ही होंगी, डिजिट्स होंगे, डिजिट्स ये वाली सारी गिनती है, फॉर्मूला होएगा, फॉर्मूला हमेशा इज इक्वल टू के साइन से, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला तो ये देखो ये इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट हो रहा है, और डिजिट्स हैं और टेक्स्ट है, टेक्स्ट ये ABC वाला, डिजिट्स जो है गिनती वाले, और जो फॉर्मूला होएगा वो हमेशा इज इक्वल टू के साइन से शुरू होगा, जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा है। अगर ये डिजिट्स लिखे हुए हैं इनके साथ देख लो, इनके साथ तो कोई इज इक्वल टू वगैरह नहीं लिखा होगा, ये टेक्स्ट लिखा है तो इसके साथ भी कुछ नहीं लिखा, लेकिन फॉर्मूला के साथ इक्वल टू का साइन लिखा है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह का आपको इसमें डाटा नज़र आएगा। अभी हम जो बात करने वाले हैं ना वो थोड़ी सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लेके हम बात करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें देखें आपके पास यहाँ पे ये आ रहे हैं, डिजिट्स आ रहे हैं, अमाउंट्स आ रही हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो 600 से छोटे हैं ना वो रेड हो जाएं और जो 600 से ज़्यादा हैं वो ग्रीन हो जाएं। अभी तो यहाँ पे आपके पास इतना डाटा है, हो सकता है आपके पास यहाँ पे 50,000 लोगों की सेल हो, तो उसमें फिर आपको हाईलाइट करना पड़ेगा कि ऐसे कौन सा लोग हैं जिनकी सेल 500 से कम है वो रेड हो जाए, जिनकी 500 से ज़्यादा वो ग्रीन हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसकी सिलेक्शन करूँगा। सिलेक्शन करने के बाद ये कंडीशनल, ये होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ऑप्शन है, इसमें मैं आऊँगा। इसमें मैं कहूँगा कि जो लेस देन 600 है उसको रेड कर दो, और जो ग्रेटर देन 600 है उसको यहाँ पे कर दो। ये यहाँ पे रेड उसका डिफ़ॉल्ट आ रहा था, उसको मैंने कहा कि उसको ग्रीन कर दो, उसको ये ग्रीन कर देगा। अब इसमें देखें जिनकी सेल 600 से कम है ना, ठीक है, ये मैंने 600 से जो कम होएगा वो ये 556 600 से कम है, 571 भी 600 से कम है, ये रेड हो गए हैं। ये बाकी जितने हैं ये सारे मेरे पास ग्रीन आ रहे हैं, और ये सब जो है ना ये 600 से ज़्यादा है। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इसके अलावा इसमें और यहाँ पे डाटा बार आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसकी सिलेक्शन करता हूँ, इसने खुद ही डाटा को देखा और उसके हर किसी के अमाउंट के हिसाब से उसको एक वैल्यू यहाँ से जनरेट कर दी है। इसमें और भी काफ़ी सारी हैं, ये कलर के हिसाब से कर देगा। अब इसने क्या किया, जो 500 वाले उनको एक तरह का कलर कर दिया, जो 600 वाले उनको एक तरह का कलर कर दिया है, जो 700 वाले होंगे उनको उतना का कलर कर दिया है, जो सबसे ऊपर उसको उसने खुद ही यानी कि अपने हिसाब से उसने कलरिंग कर दी है। तो इस तरह से ये एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग की इसमें ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह अभी हम इस लेक्चर के बाद ना एक मैं आपको प्रोजेक्ट खुद बना के दूंगा, कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके, और फिर एक प्रोजेक्ट आपसे भी बनवाऊँगा। तो इसमें जब हम प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ें, उसमें आपको और आसानी से समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे ना एक ऑप्शन है ये क्लियर की, होम के अंदर। अगर यहाँ पे मैं आके अगर मैं क्लियर और करूँगा ये सब कुछ ही ख़त्म कर देगा। कंट्रोल-Z किया मैंने, सब कुछ तो ख़त्म नहीं करना, तो मैंने कहा क्लियर फॉर्मेट। ये क्या करेगा, इस पर जितनी फॉर्मेट बॉर्डर लगे थे, रंग लगा था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखी थी, उसने सारा वो ख़त्म कर दिया। इसमें क्लियर कंटेंट का मतलब है ये जो नंबर लिखे हैं 651 682, ये कंटेंट को क्लियर कर देगा। बाकी चीज़ें कंडीशनल फॉर्मेटिंग उधर ही रहेगी और बाकी बॉर्डर सब कुछ उधर रहेगा। क्लियर कमेंट और हाइपरलिंक, कमेंट यहाँ पे कोई है नहीं, हाइपरलिंक कोई लगा नहीं होगा, तो ये तो क्लियर नहीं करेगा। तो ये क्लियर की ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो फिलहाल ये चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग खत्म हो जाए, जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखी है। तो यहाँ से अगर आप करेंगे ना, तो ये आप क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो इसमें से कंडीशनल फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी, और इसको आप यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दें। इस तरह से भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग खत्म कर सकते हो। यहाँ आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आने के बाद करो क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। वो कह रहा है कि इन सिलेक्टेड सेल से करना है या पूरी शीट से करना है, वो जो आपका दिल करे आप उसके हिसाब से। मैंने कहा कि ये जो मैंने सिलेक्ट सेल किए हैं इनमें से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दो, तो ये उसने उसको तो यहाँ पे अभी हम कुछ फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने वाले हैं, फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और दूसरा यहाँ पे ये जो फॉर्मूले आपको नजर आए, सम का, सब्ट्रैक्ट का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, ये फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके बताऊँगा और आपको सिखाऊँगा, सिंटैक्स सिखाऊँगा इनका, और बाकी चीज़ें आपको सारी सिखाऊँगा। तो सबसे पहले तो बेसिक सी बात है। अब देखें ये जो टोटल अमाउंट है ये एक सेल से बाहर जा रही है, तो इसका हल क्या है, इसका हल ये, इसको सारे की सिलेक्शन करो। ये जो रैप टेक्स्ट है ना इसको अप्लाई कर दो। रैप टेक्स्ट क्या करेगा, उस सेल को उसी के अंदर एडजस्ट कर देगा।
और उसके बाद इसको सेंटर लाइन कर दो, ये सेंटर लाइन, और ये इनको यहाँ के हिसाब से सेंटर लाइन कर देगा। ये वाली ऑप्शंस को आपने यूज़ किया। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको बोल्ड किया, सिलेक्शन की, थिक बॉर्डर और थिक बॉर्डर लगा दिया। अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इसका चाहिए, इसकी चाहिए टोटल सेल। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा सम का। फॉर्मूला के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो फॉर्मूला था वो हमेशा इज इक्वल टू के साइन से शुरू होगा। उसके बाद आप लिखेंगे सम लिखने के बाद आप टैब दबाएंगे या शिफ्ट दबा के छोटी ब्रैकेट को शुरू करेंगे, और ये जो आपने सेल मालूम करनी है ना, इसकी आप सिलेक्शन कर लेंगे सारी, इसको सबको आप चूज़ कर लेंगे और यहाँ से ब्रैकेट बंद करेंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद आप इंटर करेंगे तो ये आपको उसका टोटल कर देगा, ये आपको उसका टोटल कर देगा। अब आप देखना, अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ से इतना इस सब की सिलेक्शन करता हूँ ना, तो ये यहाँ पे भी मुझे बता रहा है कि इसका जो सम है वो 848 है, तो ये 848 इसका सम आ गया। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इज इक्वल टू सम लिख के सबकी सिलेक्शन करें, तो ये आपको फॉर्मूला ये आपका यहाँ पे पेश होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद आपने ये होम में आना है। होम में आने के बाद ये अगर आप यहाँ पे ऑटो सम करोगे ना, ऑटो सम करेगा तो इसने खुद ही सम का फॉर्मूला लगा के सिलेक्शन करके इसको आप एंटर कर देंगे तो ये यहाँ पे उसका सम कर देगा। उसके बाद ये हमारा सम का फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, ये वाला फार्मूला हमने पहला किया सम, दूसरा हम करते हैं अभी मल्टीप्लाई का। ये मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई मैंने 79 सेल हुई है, 79 कार्टन की सेल हुई है और एक कार्टन की सेल 25 रुपये है। तो 79 को मल्टीप्लाई 25 से करूंगा तो टोटल अमाउंट आ जाएगी, जो सेल की टोटल अमाउंट है। मैं करूंगा इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला हमेशा इज इक्वल टू का साइन से शुरू होता है। पहले मैं सेल को करूंगा, यहाँ पे आप ये फॉर्मूला बार में देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको एंटर करूंगा तो ये उसका मुझे टोटल करके दे देगा। इवन कि अगर मैं यहाँ से कैलकुलेटर ओपन करता हूँ तो ये देखें, अगर मैं ये 79 को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 79 दो दफ़ा लिखा गया है, अगर मैं 79 को मल्टीप्लाई करता हूँ 25 के साथ, उसका जवाब क्या 975। तो ये देखिए यहाँ पे 975 आ रहा है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसको करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इतनी सिलेक्शन कर लूँगा। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे आपने आना पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल में आने के बाद ये जो दूसरी ऑप्शन आ रही है ना फॉर्मूला की, ये आपने सेलेक्ट करनी है। ये क्या करेगा, ये नीचे फॉर्मूला पेस्ट कर देगा। फॉर्मूला मैंने पेस्ट इसलिए किया है कि देखो, अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे कॉपी करके और ऐसे पेस्ट कर देता हूँ ना, तो इसकी ये यहाँ पे ये एडिटिंग ख़राब हो गई है। ये देखो यहाँ पे इसका थिन बॉर्डर ख़राब हो गया है। वो साथ उसकी इस फार्मूले के नीचे ये जो पतली लाइन लगी हुई थी ना, ये वाली जो पतली लाइन, उसको भी वो कॉपी करके ले आया है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये इतनी सिलेक्शन की, जहाँ जहाँ पेस्ट करना है राइट क्लिक की। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके ये दूसरी ऑप्शन आ रही है, ये पेस्ट के अंदर दूसरी ऑप्शन है, ये सिर्फ फार्मूला पेस्ट करेगा, यानी कि साथ में कोई फॉर्मेटिंग वगैरह या बाकी चीज़ें पेस्ट नहीं करेगा। अभी ये जो वाली ऑप्शन है ना, इनको मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये मैंने सिर्फ फार्मूला यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो ये क्या हुआ है कि इसको और इसको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया और इससे हमने ये जो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है वो भी सीख लिया है। यहाँ पे हम इज इक्वल टू सम, छोटी ब्रैकेट ऑन की, इसकी सिलेक्शन की, यहाँ इसको भी सम कर लेते हैं। तो हमारी जो ये हमारी आ गई, ये हमारे पास आ गई टोटल सेल 848 कार्टन की सेल हुई, 848 कार्टन की सेल हुई और 21,200 रुपये जो है वो ये 800, ये सेल अमाउंट आ गई, सेल्स अमाउंट, ये हमारी सेल्स अमाउंट आ गई, ये हमारी सेल्स अमाउंट आ गई और ये हमारी सेल्स आ गई कार्टन के अंदर कि 848 कार्टन की सेल हुई है और उसकी जो अमाउंट है वो 21,200 रुपये है। अब मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद इसको मैं यहाँ से कॉमा स्टाइल कर लेता हूँ और ये इसके जो इशारे के बाद 2 डेसिमल आ रहे हैं उनको ख़त्म कर लेता हूँ। अब इसने क्या किया, इसने ना उसकी बड़ी खूबसूरत सी फॉर्मेटिंग कर दी है। और ये जो आखिरी वाला है इसको भी मैं ये कर देता हूँ,
इसके इर्द गिर्द मोटी ब्रैकेट लगा दी। इन दोनों जो ये लास्ट में आ रहा है इनको भी बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से बोल्ड करने के बाद इनको यहाँ से कर देता हूँ हेडिंग कर देता हूँ। तो ये फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस भी हमने कर ली, सम का और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला भी सीख लिया। अब फर्ज करें कि हमने डिवाइड का फॉर्मूला करना है, तो डिवाइड का फॉर्मूला मैं किस तरह से लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने डिवाइड करना है 25 के ऊपर। तो डिवाइड का फॉर्मूला क्या आएगा, इज इक्वल टू इसकी सिलेक्शन की ये चीज़ बैक स्लैश इस पे डिवाइड करूँगा तो ये इसका जो है ना वो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये डिवाइड का आंसर। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट भी इसी तरह से करूँगा, इज इक्वल टू इसको मैंने माइनस करना है इसमें से, तो 2175 में से अगर मैं 25 माइनस करूँगा तो 2150 रह जाएगा। तो इस तरह से हमने सम का, मल्टीप्लाई का, सब्ट्रैक्ट का और डिवाइड के जो फॉर्मूलाज है वो भी हमने सीख लिए हैं, और साथ में यहाँ पे छोटी छोटी फॉर्मेटिंग की हमारी प्रैक्टिस भी हो गई है। अच्छा, अभी हमारा जो मेन काम है ना वो ये है, आपकी जो बुक है कंप्यूटर की उसका जो चैप्टर नंबर 1 है फ्लो चार्ट वाला, उसके अंदर आपका ना यहाँ पे एक था कि किसी मजमून का ग्रेड मालूम करना है जबकि मजमूई नंबर और हासिल करदा नंबर दिए गए हैं। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से ये ग्रेडिंग होती है, कि एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन जो है वो चेक होती है, अगर तो वो फुलफिल हो जाए, अगर वो कंडीशन यस हो तो वो वो यहाँ पे आके और वो ग्रेड जो है ना वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है और वो जो स्टेटमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना ये वाली, ये अब मैं आपको एक्सेल में समझाने वाला हूँ। ये हमने पूरा एक रिजल्ट कार्ड बनाना है ये वाली सारी स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, जो आपके किताब के चैप्टर नंबर 1 का जो फ्लो चार्ट मैंने आपको पढ़ाया था उसमें थी ये अगर आप अपने आप माई ट्यूटोरियल की जो 9th क्लास की कंप्यूटर की कंप्लीट बुक की आप लिस्ट में आते हो ना, इसमें ये जो फ्लो चार्ट का टॉपिक है इसमें ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी ये किस तरह से अप्लाई होती है। अब ये जो सारा सिनेरियो था ना इसको मैं आपको समझाऊंगा कि आपने एक्सेल में किस तरह से इसको बनाना है, किस तरह से ये लॉजिकली चीज़ें चलती हैं। तो आए इसको अब इसकी तरफ हमने चलना है, तो इसको स्टार्ट करते हैं आप करना। रिजल्ट कार्ड बनाने से पहले ना हमें एक स्टेटमेंट है इफ़, उसको समझना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम रिजल्ट कार्ड की तरफ चलेंगे। और रिजल्ट कार्ड आपको उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से आपकी किताब में उसने बोला हुआ है बनाने को, जिस तरह से उसने वहाँ पे बताया कि किस तरह से स्टेटमेंट्स चलती हैं। तो ये जो इफ़ स्टेटमेंट है इसका जो सिंटैक्स है, जिसको हम कह सकते हैं ना सिंटैक्स होता है लिखने का तरीका। इसमें सबसे पहले इफ़ लिखा जाता है, उसके बाद एक स्टेटमेंट लगती है। अगर तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी तो पहली वैल्यू आएगी, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स होएगी तो दूसरी वैल्यू आएगी। यानी कि ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स में क्या है, पहले इफ़ आता है, इफ़ के अंदर फिर एक स्टेटमेंट बनती है। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो ये वाली पहली वैल्यू आएगी, अगर वो फॉल्स होएगी तो दूसरी वैल्यू आएगी। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे एक मैं इफ़ बनाता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि इफ़ ये जो सेल है इसका रेफरेंस क्या होएगा बी, यानी कि सेल एड्रेस क्या होएगा B2, इसका सेल एड्रेस को क्या होएगा B2। तो मैं यहाँ पे B2 भी लिख सकता हूँ, यहाँ B2 नहीं लिखना तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो B2 है, इस B2 का मतलब 5 है क्योंकि उसके अंदर 5 लिखा हुआ है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये B2 इज इक्वल टू 5 है, अब ये जो इफ़ है वो तो मैंने ये लिख दिया, और इज इक्वल टू क्यों मैंने यहाँ पे लिखा है वो मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सेल के अंदर जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाओगे ना तो उस फॉर्मूला से पहले आपने इज इक्वल टू का साइन लिखना है। तो ये इज इक्वल टू का साइन तो फॉर्मूले वाला है। यहाँ पे पहले इफ़ है, इफ़ भी मैंने लिख दिया, फिर उसने लिखा स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट, ये मैंने स्टेटमेंट बना दी कि अगर B2 5 के बराबर है, ये मेरी स्टेटमेंट बन गई। फिर मैं लगाऊंगा कोमा के बाद मैं लिखूंगा ये पहले वाला कि अगर ये स्टेटमेंट ये है तो यहाँ पे ये लिख दो हाय, नहीं तो बाय लिख दो। अब देखो क्या ये स्टेटमेंट पूरी हो रही है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है? तो हाँ ट्रू हो रही है क्योंकि B2 वाकई 5 के बराबर है। ये B2 जो है ये 5 के बराबर है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब ये ट्रू होगी तो पहली वैल्यू देगा, ये ट्रू वाली वैल्यू देगा, ये फॉल्स वाली वैल्यू, ये ट्रू वाली वैल्यू है। तो अगर मैं इसको इंटर करता हूं तो इसने क्या लिखा, यहाँ पे इसने हाई लिख दिया, इसने ये जो पहली वाली वैल्यू है वो दे दी है। अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूं, अब बाय आ गया। अब बाय क्यों आया?
अब बाय इसलिए आया कि अब ये जो b2 इज इक्वल टू 5 है ना, ये b2 इज इक्वल टू 5 तो है नहीं, तो ये ट्रू तो ना हुआ ना, ये तो फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स होएगा तो फिर दूसरी वाली वैल्यू इसमें आएगी। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, इसको पानी की तरह याद कर लो और इसको घोल के पी लो। यही बेस, अगर आपको ये समझ आ गई है ना, तो मैं कहता हूँ कि आपको आगे आप बड़ी तेज़ी से एक्सेल सीख जाएंगे। और इसके अलावा जो मसलन कि आगे आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे, कल को HTML या कोई लैंग्वेज .NET सीख लेते हैं या कोई और लैंग्वेज सीखते हैं, C या C# सीखते हैं, उसमें ये चीज़ें आगे इस्तेमाल होनी है भाई। तो आई होप कि आपको इस इफ स्टेटमेंट की समझ आ गई होनी है। अब इसी इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए जो लूप वहाँ पे लगी थी, जो मैं लूप की बात तो मैं गलत कर गया हूँ, लूप नहीं उसको कह सकते, वो इफ स्टेटमेंट चल रही है कि जहाँ पे वो ट्रू होएगी वो वैल्यू दे देगा, जहाँ पे फॉल्स होएगी वो आगे बढ़ता रहेगा। इस तरह से वो वहाँ पे बढ़ा था। तो मैं अब आपको वो रिजल्ट कार्ड बना के दिखाऊंगा और वहाँ पे आपको फिर उस किताब के ज़रिए और इस स्टेटमेंट के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से चीज़ें वहाँ पे अप्लाई हुई हैं। यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मेटिंग करूँगा पहले रिजल्ट कार्ड की, और मैं थोड़ा स्पीड से करूँगा, फॉलो कर करिएगा मुझे। ये मैंने सारी सिलेक्शन की है यहाँ तक। इसको मैंने, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो मैंने कर दिया है ये कर दिया है। उसके बाद इन सारे सेल्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इनकी कॉलम विड्थ मैंने कर दी है 12। कॉलम विड्थ के बाद इतनी ये वाले जो पूरे सेल हैं इनको सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे ये एक ऑप्शन है मर्ज की, ये मर्ज एंड सेंटर, इसको ये सारे सेल्स को आपस में इसने मर्ज कर दिया है। मर्ज करने के बाद इसकी मैंने सिलेक्शन की, इतनी सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे आया, इसमें आ गया। यहाँ आने के बाद यहाँ पे ये बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर यहाँ से ये वाली ये मोटी लाइन मैंने सेलेक्ट की है। इस मोटी लाइन का कलर मैंने कर दिया वाइट, और इसको ये आउटलाइन भी कर दी और सेंटर भी कर दिया। ये इस तरह से ये बन गया है। उसके बाद इसके नीचे एक लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद ये बॉर्डर में आता हूँ, यहाँ से ये सेम लाइन सेलेक्ट की, इसको किया वाइट करने के बाद इसको मैंने ये एक मिनट, ये वाइट किया और ये मुझे क्यों नहीं दे रहा, एक सेकंड ज़रा, इस पर क्लिक किया, इसमें आ जाए बॉर्डर में, ये सेलेक्ट किया, इसका कलर कर दें वाइट, इसको ओके कर दें। ठीक है, इसी तरह इसमें आ जाए, वो दरअसल नज़र नहीं आ रहा था, इस पर क्लिक किया, आप बॉर्डर में आ जाएं, इसको किया, इसको वाइट करें, इसको ओके कर दें, इसने दूसरी लाइन दिखा दी, इसमें आ जाए, दरअसल नज़र नहीं आ रहा ना, बॉर्डर ये किया इसको कर दें वाइट। अब ये लाइन इधर पता नहीं, इधर नज़र नहीं आ रही ना, अच्छा इसका दूसरा हल भी है, इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे राइट क्लिक करके ये पेज स्पेशल करके ये फार्मूला, ये फॉर्मेटिंग, ये वाला ये फॉर्मेटिंग, ये इसको कर दें, ये फॉर्मेटिंग वाला, इसी तरह यहाँ पे भी कर दें, यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग कर दें, राइट क्लिक करें, पेज स्पेशल में आए, ये फॉर्मेटिंग, यहाँ पे आए, राइट क्लिक किया, पेज स्पेशल में आए, और यहाँ पे भी आपने ये फॉर्मेटिंग पेश कर दी, जैसे मैंने पहले हमने फार्मूला पेश किया था उसी तरह यहाँ पे आपने ये कर दिया। उसके बाद इस पर क्लिक करें, इसको ना आप सारे को मर्ज कर दें, मर्ज एंड सेंटर कर दें, और दोबारा से इसमें आए, बॉर्डर ये वाइट, और इसको इसकी जो आउटलाइन है ना वो कर दें, ये इस तरह से इसका ये बन गया, बॉर्डर लग गया। अच्छा इसको मैंने थोड़ा सा
इसको मैंने बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद इसको हेडिंग कर दें। ये आपका रोल नंबर 9, क्लास 9, नेम कुछ भी जो भी लिखना है, रोल नंबर 101, 105, ईयर 2021। तो ये आपका थोड़ा सा मिलता जुलता रिजल्ट कार्ड बन गया है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको छोटा कर दें, इसको भी छोटा कर दें, इसको भी छोटा कर दें और इसको भी छोटा कर दें। इनको सेलेक्ट करें, इनको बोल्ड कर दें, इनको भी बोल्ड कर दें। ये आपकी फॉर्मेटिंग हो गई है। उसके बाद आपने यहाँ से व्यू में आना है। व्यू में आना है, व्यू के अंदर ना ये ऑप्शंस हैं। अगर ये मैं फॉर्मूला बार को करता हूँ तो ये यहाँ से फॉर्मूला बार गायब हो गया, यानी कि यहाँ पे आपको इसमें फॉर्मूला नज़र नहीं आएगा। ये ग्रिड लाइन है, ये जो लाइनें आपको यहाँ पे आ रही हैं वो ग्रिड लाइन मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दी है। इसमें हेडिंग की ऑप्शन भी है कि अगर मैं करूँगा तो ये जो ABC और ये गिनती वगैरह आ रही है ना, अगर ये हेडिंग को ख़त्म कर दूँगा तो ये गायब हो जाएंगी। लेकिन मैंने इसको गायब नहीं करना, मैंने ये ग्रिड लाइन को ख़त्म करना था, वो मैंने ग्रिड लाइन को ख़त्म कर दिया ताकि ये कार्ड जो है ना वो ज़रा खूबसूरत लगे, मज़ीद प्यारा लगे। अच्छा, इसके मुताबिक मैं अब फार्मूला लगाऊंगा। आपकी बुक का जो पेज नंबर 12 है उसके ऊपर ये है, जब फ्लो चार्ट हमने पढ़ा था उसमें वो कह रहा है कि अगर परसेंटेज आपकी 80 से ज़्यादा हो, अगर परसेंटेज 80 से ज़्यादा हो तो ग्रेड A+ आना चाहिए। पहली इफ़ स्टेटमेंट ये लगेगी, तो आए लगाते हैं। यहाँ पे आया मैंने पहला इफ़ स्टेटमेंट लगाया जैसे मैंने आपको उधर फार्मूले में सिखाया था। यहाँ मैं इसको थोड़ा करीब कर लेता हूँ। इज इक्वल टू इफ़ अगर ये वाले नंबर ग्रेटर देन 80 हों तो इसका जो ग्रेड है वो A+ आ जाए। ये हमारा पहली बात होगी जो उस पेज के ऊपर लिखी हुई है। दूसरी ये बात हमने वहां पे कर ली। दूसरी बात में वो कहता है कि अगर आपकी परसेंटेज 70 से ज़्यादा हो तो A आ जाए। तो यहाँ पे अब मैं लगाऊंगा दूसरा इफ कि अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 70 आ जाए तो इसका ग्रेड A आ जाए। उसके बाद तीसरी बात उसने की है कि अगर 60 से ज़्यादा नंबर हो तो ग्रेड आ जाए B। तो मैं यहाँ पे करूँगा अगर ये ग्रेटर देन 60 हो तो यहाँ पे आ जाए B। इसी तरह आगे उसने कहा है कि अगर ये ग्रेटर देन 50 हो तो आ जाए C। ग्रेटर देन 50 का C हमने लिख लिया है। अगर ग्रेटर देन 40 हो तो फिर D आ जाए। और अगर ये ग्रेटर देन 40 हो तो आ जाए D। और अगर ये ग्रेटर देन 33 हो तो आ जाए, ये लास्ट का D आया तो फिर ये आ जाए E। नहीं तो अगर कुछ भी ना हो तो फिर आ जाए F, यानी कि उसके अलावा अगर हो तो F आ जाए। और जितनी आपने इफ लगाई होंगी ना उतनी ही आपने क्लोजिंग ब्रैकेट लगानी है। 1 2 3 4 5 6 और एंड पे लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट आप एंड पे लगा देंगे। अब इसका ग्रेड आ रहा है A। इस फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इतनी जगह पे मैं ये राइट क्लिक किया और यहाँ पे आके इसके अंदर मैंने ये फार्मूला पेस्ट कर दिया है। अब ये सिर्फ फार्मूला पेस्ट हुआ। अब ये देखें, यहाँ पे अगर नंबर 80 है तो उसका आंसर आ रहा है A। अब मैं आपको उधर जाके समझाता हूं। ये देखें, अगर 80 से ज्यादा होगा तो
ए प्लस आएगा। अब ये जो 80 है ये 80 से ज्यादा तो नहीं है, यानी कि जो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो हमारी क्रॉस हो गई। जब ये क्रॉस होएगी तो ये वाली स्टेटमेंट छोड़ के नीचे चला जाएगा यहां पे। अब दूसरी स्टेटमेंट है कि जो 70 से ज्यादा है, यानी कि 70 से ग्रेटर देन हो, 70 से लेके 80 तक, यानी कि वो यहां पे लाई करता है। जब वो यहां पे लाई किया तो यहां पे ग्रेड ए आया और ये इधर से आएगा इस तरह से, और यहां पे आके ये हमारा जो लूप है वो यहां पे खत्म हो जाएगी और ये यहां पे ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। ग्रेड क्या प्रिंट होगा? ग्रेड ये वाला प्रिंट होएगा। यही काम वहां पे हुआ है। अब फर्ज करें कि मैं एक नंबर लेता हूं 35। आपके ख्याल से 35 कहां पे लाए करेगा? 35 पहले आएगा, वो यहां पे आके चेक करेगा। यहां पे तो 35 है ही नहीं, यहां पे तो 80 से ज्यादा वाले नंबर है। फिर वो यहां पे चेक करेगा, 35 यहां पे भी नहीं है, यहां पे तो 70 से ज्यादा वाले नंबर है। फिर वो यहां पे देखेगा, अब 35 तो यहां पे भी नहीं है, यहां पे तो 60 से ज्यादा वाले नंबर है। फिर वो यहां पे देखेगा, 35 यहां पे भी नहीं है क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 50 नंबर है। फिर वो नीचे आएगा, यहां पे वो आके ढूंढेगा। अब यहां पे 35 है, यानी कि 40 से ज्यादा, 40 से लेके 50 तक, तो 35 यहां पे है। तो वो क्या करेगा, यहां पे ये स्टेटमेंट यस हो गई, ट्रू हो गई। जब ये ट्रू होगी तो ये वाली वैल्यू ये ग्रेड डी प्रिंट करवाएगा। ये यहां से आके यहां पे आके खत्म हो जाएगा और ये प्रिंट यहां पे ये डी करवा देगा, यानी कि यहां पे ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। जब ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है, यानी कि जब हमने 35 लिखा कि 35 को प्रिंट करवाओ, तो पहले स्टेटमेंट आई यहां पे स्टेटमेंट जो है वो यस नहीं हुई। यहां पे स्टेटमेंट यस नहीं हुई। जब यस ही नहीं हुई तो वो ये तो देगा ही नहीं, वो तो स्टेटमेंट कैंसिल होकर नीचे आ जाएगी, क्योंकि जो पहली वैल्यू है वो ट्रू की है। जब हमने ये देखो, इफ स्टेटमेंट के अंदर ये जो पहली वैल्यू है वो ट्रू की है। ये वैल्यू तब मानी है जब आपकी स्टेटमेंट ट्रू होनी है, और ये वैल्यू तब मानी है जब आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होनी है। अब इस फॉर्मूले के अंदर यहां पे देखें, ये जो आपकी स्टेटमेंट है पहली, अब फर्ज करो कि आपने यहां पे करना है 35 आपका आ रहा है ई। 35 क्या करेगा, ये पहले आएगा, ये पहले यहां पे स्टेटमेंट के अंदर ढूंढेगा उसको। अब यहां पे तो 35 है नहीं, तो ए प्लस तो आ नहीं सकता, तो यहां पे स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हुई तो फिर वो दूसरी स्टेटमेंट पे आ जाएगा। जब वो दूसरी स्टेटमेंट आएगा, यहां पे आके वो 35 को ढूंढेगा। यहां पे तो 35 उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि यहां पे तो 70 से ज्यादा वाले नंबर है। फिर वो यहां पे आ जाएगा। जब वो यहां पे आएगा, उसको यहां पे भी 35 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे तो 60 से ज्यादा वाले नंबर हैं। फिर वो यहां पे आ जाएगा। जब वो यहां पे आएगा, यहां पे तो 50 से ज्यादा वाले नंबर हैं, तो यहां पे 50 में तो 35 आता नहीं है। फिर वो यहां पे आएगा। जब वो यहां पे आएगा तो 35 यहां पे 35 आता है। ये देखो 40 से ज्यादा, तो 40 से ज्यादा में तो 35 नहीं आता ना इसमें तो 35 नहीं आता, 35 तो 40 से छोटा है। तो फिर वो यहां पे आएगा, फिर वो स्टेटमेंट में आएगा। यहां पे देखें 33 से बड़े, यानी कि 33 से बड़े से लेके 40 तक, तो 33 से बड़े में 35 आ रहा है, तो ये प्रिंट क्या करवाएगा, ये ई प्रिंट करवाएगा। यहां पे ये सारी स्टेटमेंट फॉल्स होती गई। जब फॉल्स होती गई तो ये आगे स्टेटमेंट्स की तरफ चलता गया। अब ये वाली स्टेटमेंट यहां पे आके ट्रू हुई है, यहां पे ई पे। अब इसका यहां पे देखो, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर ई आ रहा है। आई थिंक थोड़ी थोड़ी समझ आपको आना शुरू हो गई है। अब मैं वापस उधर चलता हूं। इस ई को हम उसमें जाके बुक के ऊपर देखते हैं कि वहां पे ये ई आता है कि नहीं आता। अब 35 यहां पे पहले सर्च हुआ, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई क्योंकि 35 यहां पे है नहीं। फिर यहां पे भी स्टेटमेंट फॉल्स हुई, फिर यहां पे भी स्टेटमेंट फॉल्स हुई, यहां पे भी स्टेटमेंट फॉल्स हुई, यहां पे भी स्टेटमेंट फॉल्स हुई। अब 35 कहां पे है, 35 तो यहां पे है, तो 35 तो ये ई आएगा, तो फिर ये ई यहां पे प्रिंट हो जाना है। इस तरह से ये स्टेटमेंट्स चल रही है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होनी है। मैंने बड़ा ही सर्क पाया है इसको आपको समझाने में। मुझे उम्मीद है कि मैं शायद कामयाब हो गया हूँ आपको समझाने में, और आपको ये समझ आ गई है कि आपने किस तरह से ये इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए ये रिजल्ट कार्ड आपने बनाना है। तो अब मैंने ये समझा दिया। अब मैं आपको थोड़ी सी जो है ना वो एक एक्सरसाइज देता हूँ। एक्सरसाइज दे के फिर और देखते हैं कि इसमें से क्या निकलती हैं चीज़ें। मैं ना ये इसके ऊपर कर रहा हूँ डबल क्लिक। ये डबल क्लिक करूँगा ना तो ये वाला जो टैब आपको नजर आना ये हाइड हो जाएगा। तो हाइड करने का ये इसलिए हाइड किया है कि यहाँ पे आपको ये ज़्यादा चीज़ें नज़र आ जाए।
और इसको भी मैं ना इससे इसको छोटा कर दूँ ताकि ये हमें ये सारी चीज़ें आ जाएँ। ये बाकी फार्मूला भी नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से फिर ये फार्मूला पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने अब यहाँ पे फार्मूला लगाना है। आपने फार्मूला ये लगाना है कि अब आपने यहाँ पे इफ़ फार्मूला लगाना है और आपने फिर फार्मूला ये लगाना है कि अगर यहाँ पे ए प्लस लिखा हो तो आ जाए वेरी वेरी गुड, अगर यहाँ पे ए लिखा हो तो गुड गुड आ जाए, बी लिखा हो तो आ जाए गुड, सी आ जाए तो नॉर्मल, डी आ जाए तो नॉर्मल, ई आ जाए तो ओके, एफ आ जाए तो बेटा जी दोबारा पेपर दो। ये आपने यहाँ पे लिखना है, यानी कि इस तरह फॉर्मूला लगाना है और उस फॉर्मूले के अंदर ये चीज़ें आपने प्रिंट करवानी है और आई होप कि आप इसको करेंगे। अगर आपसे नहीं भी हो पाता तो जिस दिन इस वीडियो पे 50 कमेंट्स आ जाएंगे ना कि हमसे नहीं हुआ और हमें दोबारा करवा दें, तो उस दिन मैं ये दोबारा करवा दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करवाऊंगा। और जो लोग कर लें उनके लिए ये है कि वो मुझे इस ईमेल आईडी पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, ये इस ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल कर देंगे जो लोग भी ये वाली जो फाइल है ना उसको कंप्लीट कर लेंगे। और मज़ीद क्या करें इसमें, बाकी इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वीडियो में मैंने आपको मैक्सिमम कोशिश की है कि मैं आपको चीज़ें मैक्सिमम समझा दूं और आई होप कि मुझे लग रहा है कि मैं इसमें कामयाब हुआ हूँ कि मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें समझा दी हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी है और आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप छोटी मोटी सिस्टम को यूज़ करना शुरू हो गए होंगे, एक्सेल में हल्की फुल्की एंट्रीज करना और फार्मूलाज वगैरह और छोटी मोटी चीज़ें करना आप स्टार्ट हो गए होंगे, मुझे 100% कन्फर्म है। बाकी ये है कि जब आपके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स और आपकी फीडबैक आती रहेगी तो मुझे उससे भी आइडिया होता रहेगा कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके जो भी क्लास फेलोज़ हैं उनको भी इन वीडियो लिंक्स के बारे में बताएं ताकि उनको भी इन वीडियो से फ़ायदा हो। बाकी ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला जो है ना ये सेक्शन हमने कर लिया है और फिलहाल इसके बाद जो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा ना वो MS वर्ड का होगा कि MS वर्ड को आपने किस तरह से यूज़ करना है। जिस तरह से एक्सेल आपको मैंने समझाया है उसी तरह से उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो उसकी नेसेसरी चीज़ें हैं वो मैं आपको गाइड करूँगा, वो मैं आपको समझाऊँगा और वो चीज़ें भी आपके लिए जो है ना वो बड़ी फ़ायदेमंद और आपको जो इन फ्यूचर आपको जो है ना उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा। तो ठीक है, फिर बाकी इंशाल्लाह फिर आगे आपसे बात होती रहेगी और चलें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।